हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमोद एकेडमी सीभर। आज हम सीटेट के पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न जो पूछे जाते हैं पेडागोजी प्लस कंटेंट, वो आते कहाँ से है? तो वे आते हैं हमारे एनसीईआरटी के बुक से। तो हम उसी क्वेश्चन को देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो आइए, इससे पहले कि हम वीडियो एनसीईआरटी का अपलोड कर चुके हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के आप सर्च कर सकते हैं अमोद एकेडमी शिवहर। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, ग्रुप यूट्यूब का लिंक है अमोद एकेडमी शिवहर। वहाँ से अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर के ये वीडियो देख सकते हैं। एनसीईआरटी वीडियो का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ से देख कर परीक्षा की तैयारी अच्छी खासी कर सकते हैं और नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए, पार्ट 7 तक ऑलरेडी हो चुका है और आज हम 8 से स्टार्ट करेंगे। तो 8 में दिया गया है मच्छरों की दावत। जैसे कि इसके बारे में इससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत जान चुके हैं और आज भी जानेंगे इसके बारे में पूरे डिटेल्स। आइए चलते हैं। इस पाठ में बताया गया है मलेरिया की जांच कैसे करें। आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है। एक स्टूडेंट है रजत, वो बहुत दिन के बाद स्कूल आया है। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। आरती ने पूछा, क्या पूछा? अब तुम कैसे हो? ठीक हूँ, रजत ने धीरे से जवाब दिया। जो स्टूडेंट बहुत दिन के बाद आया है स्कूल, उसने जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ। जसकीरत, घर पर तो खूब खेलते होंगे, कमेंट कर रही है। ठीक है, रजत कुछ चिढ़कर बोला। क्या बोला? उसने यह बोला, बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ती है और खून का टेस्ट भी करवाना पड़ता है। तो उसके बाद उसके फ्रेंड्स ने, जसकीरत ने बोला, खून टेस्ट? वह क्यों? बहुत दर्द हो रहा होगा। रजत, नहीं, जब सुई चुभी तो लगा चींटी ने काटा हो। 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। क्या है? मलेरिया है। आजकल अपने हॉस्पिटल के पास जाते हैं चेक कराने, ब्लड टेस्ट, तो बहुत सारे कंपाउंडर ने, डॉक्टर ने बहुत सारे इंजेक्शन से खून निकाल लेते हैं और वो बेचते हैं, जो कि वो गलत है। जब भी आप लोग जाए तो खून टेस्ट करवाने, तो आप लोग 1-2 बूंद ही निकालने दें। 1-2 बूंद ही काफ़ी रहता है, लेकिन यहाँ पे निकाल लिया जाता है 1 सिरिंज। बोलता है कि टेस्ट करना है, उतना से टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए सतर्क रहे। नैन्सी बोली, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। बिल्कुल सही बात है। रजत, हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है। रजत बोला, पर उस पता है कि ये खून के जांच से ही मलेरिया की बीमारी का पता चलता है। जसकीरत, मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर है, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़ी ही होता है, वह तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। ये बोल रही है नैन्सी। आरती बोली, मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे ही लगते हैं। रजत, वो तो अलग अलग होंगे। जैसे इस पिक्चर को देखिए, खून टेस्ट हो रहा है, यही टेस्ट हो रहा है, 1-2 बूंद लेगा। ठीक है, कांच की स्लाइड पर खून की बूंदे मलेरिया मादा मच्छर एनफिलिस से फैलता है। जो बताया जा रहा है, एनफिलियास जो होता है, मलेरिया जो होता है, वो किसके काटने से होता है? एनफिलिस से। एनफिलिस के काटने से मलेरिया रोग होता है। जैसे कि यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है, यहाँ पे बताया गया है कि बूंद ही निकालेगा, कभी कभी 1 नीडल निकाल दिया जाता है। बूंद से ही निकाला जाता है, 1-2 बूंद। और यहाँ पे बताया गया है, डॉक्टर मरियम स्लाइड के माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए
इन माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुनी बड़ी दिखती है। आप जो देख रहे हैं, डॉक्टर देख रही है माइक्रोस्कोप से, जो बहुत छोटा छोटा चीज़ 1000 गुनी बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकी साफ दिखाई पड़ती है। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी बड़ा दिखाई देता है। वास्तव में बात सही है। माइक्रोस्कोप का उपयोग हम छोटे सूक्ष्मदर्शी कीटाणु जीवाणु को देखने के लिए करते हैं। यहाँ पे बताया गया है खून की जांच की रिपोर्ट दी गई। इनमें किन शब्दों से पता चला कि मरीज को मलेरिया है। तो यहाँ पे देखिए कैसे पता चला कि इनको मलेरिया है। ये सर्टिफिकेट है, क्लिनिक विकृति रिपोर्ट, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नाम है रजत, एज है 11 वर्ष, ठीक है, पुरुष है, रोग की पहचान डायग्नोसिस फेवर विथ चिल्स एंड मतलब ठंड लगकर कंपी के साथ बुखार, खून में मलेरिया की जीवाणु पाए गए। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाते हैं। पहले के जो पुराने लोग व्यक्ति थे वो पहले क्या करते थे, इसका उपयोग मलेरिया की दवाई का उपयोग सिनकोना की छाल से, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। पहले लोग इसे छानकर और उबाल कर पी लेते थे, लेकिन अब इसे दवाई के रूप में बना करके आता है, जिसे मलेरिया का उपचार होता है। देखिए अभी हम पहले बताए थे और यहाँ पे बता ही दिया आरती, खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ था। सिरिंज मतलब इंजेक्शन भरकर खून निकाला था, जांच में तो एनीमिया निकला। देखिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं पड़ता है खून टेस्ट के लिए, वो 1-2 बूंद काफ़ी होता है। यहाँ सिरिंज भर के निकाल लिया गया, जो कि गलत है। रजत ओ क्या होता है? आरती, डॉक्टर ने कहा कि खून में हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी। गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए कहा। यह भी बताया कि उनमें आयरन की यानी लोहा की होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन 24 दिसंबर 2021 को आया हुआ था कि एनीमिया के रोग से ग्रसित व्यक्ति को क्या खाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन सेम टू सेम यही था कि उन्हें सलाह गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां खाने के लिए कहा जाता है। ये 24 दिसंबर 2021 को ये क्वेश्चन पूछा हुआ था ईवीएस में। नैन्सी बोलती है कहीं उन्हें मजाक तो नहीं किया भाई, खून में लोहा कैसे? देख लीजिए। जसकीरत, कल अखबार में इस बारे में आया था। रजत हंसते हुए, तो फिर तुमने लोहा खाया? बहुत सारे लोग हंसी मजाक में उड़ा देते हैं जो नहीं जानते हैं। आरती, ओहो यह कोई चाबी वाला लोहा थोड़ी ही होता होगा, पता नहीं कैसा होता होगा। जब मैं खूब सब्जियां खाई तो मेरा हेमोग्लोबिन बढ़ गया। हरी पत्तेदार सब्जी खाइएगा तो आपको एनर्जी मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया के कारण परेशानी। कहाँ? दिल्ली के 17 नवंबर 2007 17 नवंबर 2007 की एक बात है, कहानी है। दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चों एनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चों ठीक से नहीं बढ़ पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल इन स्कूल में बच्चे के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है।
एनीमिया बच्चों की आयरन लोहे की दवाई दी जा रही है। ये कहानी है 17 नवंबर 2007 की दिल्ली की। जो कि वहाँ पे बहुत सारे स्कूल में इस बीमारी को देखने का असर मिला था। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये हेल्थ कार्ड है, वहाँ पे बताए हुए थे और यहाँ भी बता दे रहे हैं। हेल्थ कार्ड उससे पहले भी दिखाए हुए थे। देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी यह भी बताया गया है कि मलेरिया से सावधान कैसे रहें। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? मच्छर कैसे फैलता है और मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है, तो सावधान। यहाँ पे देख रहे हैं, ये कल का पानी है, ये टैंक का पानी है, ये भी टंकी का पानी है, ये गमला का पानी है, जिसकी वजह से मच्छर गंदी पानी में जन्म लेता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, सावधान, मलेरिया डेंगू और चिकनगुनिया से होता है। किससे होता है? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया से हो सकता है। क्या? देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, टॉपिक 1 में दिया गया, आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने देंगे, गड्ढे को भर देंगे, जिसकी वजह से पानी नहीं रुकेगी और वहाँ पे मच्छर जन्म नहीं लेगा और ये एनीमिया रोग नहीं होगा। पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। गड्ढे में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। मिट्टी के तेल छिड़कने से मच्छर के लार्वे मर जाते हैं, ऑक्सीजन कट जाते हैं, ऑक्सीजन से मच्छर के लार्वा का कनेक्शन कट जाता है, जिसके वजह से उसे सांस लेने में कठिनाई होती है मच्छर के बच्चे को, और वो मर जाते हैं। इसलिए आसपास के पानी अगर कहीं जमा हो गया हुआ है तो वहाँ पे मट्टी तेल का छिड़काव कर दे। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यह भी देख ले। यहाँ पे बताया जा रहा है, रजत बोल रहा है, देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है, वे क्या कहते हैं। नैन्सी, मच्छर के छोटे बच्चे, ये दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। आरती, तुमने कहाँ देखे? पूछ रही है, ये सब अपने अपने में बात कर रही है। हमारे घर के पीछे पुराने घरों में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा है। कौन बोली? नैन्सी बोली। उनमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान रह गई। मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकलते हैं, इन्हें लार्वे कहते हैं। मच्छर के जो बच्चा है उसे क्या बोलते हैं? लार्वा बोलते हैं। यहाँ पे रजत बोला, फिर तुमने क्या किया? नैन्सी, पापा ने फौरन ही घड़े में पानी फेंक दिया और घड़ा साफ करके सुखाकर उल्टा रख दिए, ताकि उसमें पानी इकट्ठा न हो और मच्छर जन्म न ले। जैसे कि मान लीजिए इस घड़ा है, घड़ा को पानी फेंक करके इसे उल्टा रख दिया गया ताकि पानी इसमें इकट्ठा ना हो और कीड़े मकोड़ों की जनसंख्या न बढ़े। जसकीरत, मुझे साजिसिया आंटी ने बताया कि मक्खियों से भी बीमारी होती है, पेट की बीमारी। किस चीज़ का? पेट का। रजत, मक्खी तो काटती नहीं, वो कैसे बीमारी फैलाती होगी? तो मक्खी बीमारी जो फैलाती है, चलिए जानते हैं मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी। ठीक है, ये वैज्ञानिक जो देख रहे हैं, इनका नाम रोनाल्ड रॉस है। यह मज़ेदार किस्सा आज भी लगभग 100 साल पहले, कितने साल पहले? 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है? मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं कि वे बारे में क्या बताते हैं, उसके बारे में क्या बताते हैं। वे बताते हैं, मेरे पिता भारतीय थल सेना में जनरल थे। क्या थे? जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। किसका?
रोनाल्ड रॉस का। खाली समय में मैं यही सब किया करता था। ये रोनाल्ड रॉस मच्छर के पेट में झांका था। चलिए इससे आगे देखने को मिलेगा कैसे झांके थे वो उन्होंने। उस समय मलेरिया में बहुत जाने जाती थी। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती थी। कुछ लोग का सोचना था कि गंदगी में कुछ जहरीली गैस होती होगी जिससे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज के खून के माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीकी जीवाणु देखे थे, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि ये जीवाणु खून में कैसे पहुंचते होंगे। खून में जो होते हैं, मलेरिया जो होता है जीवाणु के कारण होता है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा विषाणु। आप लोग इसको नोट्स कर ले कि जीवाणु होगा या विषाणु। यहाँ पे आप देख रहे हैं एनसीईआरटी निचोड़ वीडियो। इससे आप नोट्स बनाते चलेंगे और ना बनाएंगे तो आप रिप्ले करके वीडियो को ज़रूर देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है, मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाज़ा लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इनकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। कौन? रोनाल्ड रॉस। हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते थे। देखिए, फिर मलेरिया के मरीजों की मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते थे। एक मच्छर को अपना खून चूसने के लिए मरीज का एक आना मिलता था। देख लीजिए। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद रहेंगे। मच्छर को काटकर खोलने और उसे पेट के अंदर झाँक किया। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। रोनाल्ड रॉस। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकी से देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती थी, गर्दन अलग अकड़ जाती थी। इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं झल सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। किनका रंग भूरा? जो मच्छर था उनका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। मलेरिया के मच्छर की पहचान करने का आसान तरीका, इनका रंग भूरा होगा और इनके पंख छींटेदार होंगे। ठीक है। उनमें से एक मच्छर की पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हम यह सबूत मिल गया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ नया ढूंढ लूँगा। तो क्वेश्चन कैसे तैयार होते हैं एनसीईआरटी में सीटेट के लिए, पर्यावरण के लिए ये तैयार होते हैं कि रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। तो नोबेल पुरस्कार माइंड में सेट कर लीजिए, ये दिया गया 1902 में। और वे मरते मरते 1905 में कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। ढूंढने के लिए ही वैज्ञानिक चले गए ढूंढते ढूंढते। सीटेट के पर्यावरण अध्ययन में पेडागोजी कहाँ से बनते हैं? तो ये यहाँ से बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, शिक्षक का संकेत है। एक अन्ना के बारे में बताया कि ऐसे सिक्के पहले इस्तेमाल होते थे। रोनाल्ड रॉस की कहानी से बच्चों की वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें। वैज्ञानिक खोज की यह कहानी बताती है कि सिकंदराबाद के एक मामूली अस्पताल में कई प्रयासों से
कुछ कामयाब और कुछ भी नहीं भी। कैसी अद्भुत जानकारी दुनिया को मिली। इसी तरह बीमारियों के इलाज के बारे में और कहानी भी इकट्ठी करके चर्चा करवाई जा सकती है ताकि बच्चे वास्तविक दुनिया से जुड़ सके। रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो ये दिया गया 1902 में नोबेल पुरस्कार क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इनकी मृत्यु 1905 में हो गई। रोनाल्ड रॉस की मृत्यु 1905 में हो गई। ठीक है। पाठ 9 में दिया गया है, डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो, पाठ 9। पाठ 8 हो चुका है और पाठ 9 में हम लोग आए हैं। इसमें बताया जा रहा है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये कहानी किसके बारे में है? यह कहानी जो है हम लोग देखेंगे किसके बारे में बताया गया है। आइए जान लेते हैं। पहाड़ पर चढ़ने का कैंप, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, उत्तरकाशी, 2 फरवरी सन 1984। कब का? 1984। 2 फरवरी 1984 की बात है। पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे बड़ी उमंगों के साथ। कैंप में केंद्रीय विद्यालय से आई करीब 20 टीचर थी, जिनमें से एक मैं थी। बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थी। आज कैंप का दूसरा दिन है। सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। एक दिन की पहाड़ी में सकड़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर 26 किलोमीटर चलना पड़ा, वह भी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर। बाप रे! कल का वह दिन। मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मैंने मन में ही सोच रही थी कि मुझे उसे क्या कहना है जिससे ट्रैकिंग पर न जाने पड़े। तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज़ सुनाई पड़ी, मैडम, नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? हरी अप, वरना भूखे ही ट्रैकिंग पर जाना होगा। इस महिला के बारे में बताया गया है। ये महिला कौन है तो हम जानेंगे कौन है। देखिए, माउंटेन पे चढ़ी थी ये महिला। कब? तो यहाँ पे बताया जा रहा है 2 फरवरी 1984 को। तो इसके बारे में बारीकी से जानेंगे। यह है कौन? सर, मेरे आगे के शब्द मेरे मुंह में ही रह गए, पैर में छाले पड़ गए, चल नहीं सकती। यही कहना चाहती है ना आप? जी सर। यह कोई नई बात नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ। कौन बोल रहे हैं? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने बोल रहे हैं, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं मुंह लटकाकर चल दी तैयार होने के लिए। अभी मुड़ी ही थी, फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी। किसकी? ज्ञान सिंह की आवाज़ सुनाई दी। सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। कितना? ग्रुप नंबर 7 की लीडर किसको रहेगी? किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने की परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या जिम्मेदारियां होती है यह सबको बताया जा चुका है। देखिए, लीडर के बारे में बताया जा चुका है और हम लोग देखते हैं क्या क्या बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है लीडर के बारे में। एक बड़ी जिम्मेदारी, ग्रुप लीडर को जो बात बताई गई थी, 1 नंबर में बताया गया है बाकी लोगों को सामान उठाने में मदद करना। पूरे ग्रुप आगे बढ़ जाने पर
ही आगे बढ़ना, जो चल न पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, यह सब काम लीडर का है। सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, यह काम लीडर का है। ग्रुप लीडर जो होगा उनका काम है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सज़ा भुगतने को तैयार रहना। मैं समझ गई कि यहाँ के अनुशासन अपने आप में अलग ही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सज़ा है या मज़ा। तो देखिए, सज़ा है या मज़ा, इसके बारे में और भी कहानी बताया गया है। ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों की लड़की में मैं अकेले ही केंद्रीय विद्यालय के टीचर थी। इन सभी से मिलना मुझे अच्छा लगा। किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलना नहीं आती थी। मुझे आज भी दुख है कि मैं मिजोरम की खोंदोनबी से एक बार भी बात नहीं कर पाई। उसे केवल मिजो भाषा ही आती थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े रहे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यह भी नोट करेंगे, रॉक क्लाइंबिंग का मतलब होता है चट्टानों पर चढ़ना। ठीक है। एक खास मुलाकात, आइए बात समझते हैं खास मुलाकात में क्या है। रात को खाने के बाद हमें एक खास मेहमान से मिलवाया गया। वे थी बिछेंद्री पाल। 15 फरवरी 1984 की एक कहानी है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के आशीर्वाद लेने के लिए आई थी। उस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे। बिछेंद्री पाल भी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। बेंडू पाको बारा मासा, फाकल पाको चैत मेरी छैला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि यह बिछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला इतिहास रचेगी। यहाँ पे आप एक टॉपिक नोट्स करेंगे। क्या नोट्स करेंगे वो हम बता दे रहे हैं कि बिछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला है। यह टॉपिक है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। महत्वपूर्ण जानकारी यह भी नोट करेंगे कि शिक्षक का संकेत है। डायरी के यह पन्ने संगीत अरोड़ा के खुद के अपने अनुभव है। ये केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग दिल्ली में पढ़ाती थी और इस पुस्तक का निर्माण समिति के सदस्य है। भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही महिला कौन थी? तो ये बिछेंद्री पाल थी। कब चढ़ी थी? 15 फरवरी 1984 को। चलिए आइए कुछ जानते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। खेल खेल में पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। चलिए आज 2 तारीख है, 2 जनवरी। ठीक है, हम लोग 1 जनवरी को मनाए थे पिकनिक नालंदा में। यहाँ पे बताया जा रहा है पहाड़ी इलाके में रहने वाले 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई। वहाँ अपनी सहेली के साथ वह खेल खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वहाँ चढ़ तो गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। ठीक है, वहाँ था केवल धूप, अंधेरा, ठंड और डर। पास में कुछ नहीं और बितानी थी पूरी रात। हाँ, यह है गढ़वाल के नाकुड़ी गांव के रहने वाली बिछेंद्री पाल की बचपन की एक घटना। बिछेंद्री पाल कहाँ के रहने वाली थी? तो बिछेंद्री पाल गढ़वाल के नाकुड़ी गांव में रहने वाली एक महिला थी।
उन्हीं का यह घटना बताया जा रहा है। जब वो 12 वर्ष की थी तब का यह घटना है। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली और उन्हें गाइड करने वाले थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वे महिलाओं को पहाड़ पर चढ़ने के ट्रेनिंग देने लगी। 1984 में बिछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। कब चुना गया? 1984 में बिछेंद्री पाल को चुना गया एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। महत्वपूर्ण जानकारी यह भी नोट करेंगे आप लोग कि बिछेंद्री ने कब 23 मई 1984 के दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाली में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, नेपाल में नाम सागरमाथा है। बिछेंद्री पाल 23 मई 1984 के दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। बहुत से बुक में आपको 8850 मीटर देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन में दोनों ऑप्शन नहीं मिलेगा। फाइनल एग्जाम में आपको या तो 8850 मिलेगा या 8900 मिलेगा। तो 8800 अगर 50 होगा और 8900 नहीं होगा तो आप लोग 8850 मीटर लगा सकते हैं। अगर 8900 दिया रहेगा तो आप सबसे पहले प्राथमिकता 8900 को दीजिएगा, क्योंकि यह NCERT से आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। ठीक ना? आप 8900 अगर दिया रहे और 8850 भी दिया रहे तो 8900 लगाइएगा। पहले प्राथमिकता पहले 8900 को दीजिएगा, उसके बाद सेकंड में ये, क्योंकि आपको जब चैलेंज करना पड़ेगा तो आप NCERT का बुक उठा करके उससे चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए देता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8900 मीटर है। एक बिछेंद्री पाल 23 मई 1984 के दिन में 1:07 पर उस माउंट एवरेस्ट पे कदम रखी थी। ये देखिए एक दृश्य। जय हिंद। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति इस वीडियो के द्वारा वास्तविकता को जान सके और सफल हो सके। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।